नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ईडी की जारी है कार्रवाई। शहर के मीनाक्षी सेल सुल्तानिया ग्रुप के ठिकानों पर भी चल रही है जांच। बहन को एक लड़के के साथ देख लेने पर भाई ने खोया आपा। कथित प्रेमी की बेल्ट से जमकर की पिटाई, मामला हुआ वायरल। बिजली कर्मचारी 9 अक्टूबर को रायपुर के पावर कंपनी मुख्यालय का करेंगे घेराव। विभिन्न मांगों को मनवाने जारी है चरणबद्ध आंदोलन। मुख्यमंत्री की पत्नी पहुंची बिलासपुर। भव्य दुर्गा पंडाल में की पूजा अर्चना। महिलाओं से भारतीय परिधान को अपनाने की अपील। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी गई। बिलासपुर में भी ईडी की टीम ने मीनाक्षी सेल्स सुल्तानिया ग्रुप के क्रांति नगर स्थित ठिकाने पर तड़के रेड की है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानिया ग्रुप कोयला, सीमेंट, छड़, स्टील और ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में कारोबार करता है। ईडी अधिकारी 2 गाड़ियों में सवार होकर सुबह सुबह मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार्रवाई किस गड़बड़ी को लेकर की जा रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला व्यापार और टैक्स हेराफेरी जैसे मामलों में इनपुट मिलने की अटकलें तेज है। अधिकारियों की पूछताछ जारी है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एजेंसी की यह रेड संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हो सकती है। बिलासपुर जिले के नेवसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा पूनम रजक ने कथित रूप से स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ग्रामीणों और छात्र संगठनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी कर टीम भी गठित कर दिया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। बिलासपुर के नेवसा स्थित सीता देवी स्कूल की घटना ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा पूनम रजक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल का प्राचार्य और एक शिक्षक उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप यह भी है कि छात्रा को पूरे छात्रों के सामने बाल पकड़कर घसीटा गया और डंडों से पीटा गया। छात्रा के शरीर पर चोट के गहरे निशान भी पाए गए हैं। सही है और कि लड़की ने कक्षा 9वीं में पढ़ रही थी और इस तरह से घर में जा कर के सुसाइड किया है। उस पर विभाग की तरफ से कमेटी बना दी गई है, जांच कमेटी बनाई गई है। उनके द्वारा जांच का प्रतिवेदन आने के बाद का कार्रवाई तय की जाएगी कि किस लेवल का है। यदि मान लो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, बड़ी घटना है, नहीं कर पाएंगे तो उच्च कार्यालय को उनसे अवगत कराएंगे, वहाँ से कार्रवाई हो। सहायक संचालक स्तर का यहाँ पर जिला कार्यालय में जो बैठते हैं सहायक संचालक कहलाते हैं। जो वहाँ पर स्कूल में है वो प्राचार्य कहलाते हैं। तो प्राचार्य जो हमारे हैं वो सीनियर हैं, उनके माध्यम से ये जांच कराई जा रही है। ऊपर से एक हमारे सहायक विकासखंड शिक्षक अधिकारी हैं, उनसे उस टीम में सम्मिलित हैं। उनके 3 की है, उसमें मैंने एक तरह से ये कहें कि टीम अच्छी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं जहाँ तक उचित समझा कि प्राचार्यों के द्वारा ही स्कूल की घटना है और सीनियर होने के कारण उनको समिति में रखना ज़्यादा उचित मैंने समझा, उस हिसाब से मैंने किया उसको। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में रतनपुर के प्राचार्य KL फरवी, टेकर हाई स्कूल की प्राचार्या नशीम बेगम और बिल्हा की BEO दीप्ति गुप्ता को शामिल किया गया है। 2 कार्य दिवस के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि जांच में स्कूल प्रशासन दोषी पाया गया तो विद्यालय की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों को कब तक सजा मिलती है और शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कांग्रेस द्वारा जीएसटी को आफत बताए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि असली आफत तो 2017 से पहले थी, जब देश में 17 प्रकार के टैक्स और 13 अलग अलग उपकर वसूले जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न सिर्फ इस जटिल प्रणाली को खत्म किया बल्कि जीएसटी को 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब में लाकर देशवासियों को बड़ी राहत दी है। ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी की संरचना और स्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है उससे अब कृषि, कृषक और आम आदमी से लेकर छोटे बड़े व्यापारियों तक को फायदा होगा। इकोनॉमिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का पैसा बचेगा। उन्होंने कहा कि यह एक दूरदर्शी निर्णय है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब उनको जब भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है, देश की जनता जब स्वीकार, जब जीएसटी की व्यवस्था 2017 में आई थी उससे पहले 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लगते थे। असली टैक्स का आतंक उस समय था, उसे सबको समाप्त करते हुए जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई, संरचनात्मक सुधार भी किए गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी, और आज उसी का परिणाम है कि मोदी जी इतना बड़ा निर्णय ले पाए 8 साल के रिफॉर्म्स के बाद कि जीएसटी के 4 स्लैब को घटा करके सीधा 2 स्लैब कर दिया। और आज किसानों के लिए ट्रैक्टर का हो, मिडिल क्लास के लिए एसीटीवी की बात हो, आम आदमी के लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, तेल जैसी चीज़ें हों, या इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल, डिफेंस जैसे सेक्टर हो, सब जगह रेट कम हुआ। इससे आम जनता के जेब में पैसा ज़्यादा जाएगा, बचत होगा, आम जनता को सुविधा मिलेगी और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बुधवार को एक अनोखा मामला सामने आया। भतराई निवासी 30 वर्षीय पीएससी अभ्यर्थी युवक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बताया उसकी 3 माह की गर्भवती पत्नी को, जो स्वयं भी पीएससी की तैयारी कर रही है, उसके माता पिता जबरन अपने साथ ले गए हैं और उसे अवैध रूप से गर्भपात कराने की आशंका है। युवक ने कहा कि उन्होंने प्रेम विवाह किया था और विवाह के बाद पत्नी उसके साथ भतराई में रह रही थी, लेकिन पत्नी के परिजन विवाह से नाराज थे क्योंकि यह अलग जाति में हुआ था। आरोप है कि 7 सितंबर को पत्नी को मिलने के बहाने जबरन ले जाया गया और उसके बाद से संपर्क पूरी तरह टूट गया। युवक ने थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में पत्नी ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ रह रही है और किसी दबाव में नहीं है। पत्नी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पति की याचिका खारिज कर दी। हालांकि पति का कहना है कि पत्नी को दबाव में बयान दिलवाया गया है और मामला अब नए कानूनी मोड़ पर जा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बीच सड़क पर दूसरे युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक बेल्ट से लगातार दूसरे युवक को पीट रहा है, जबकि आसपास लोग तमाशबीन बने रहे। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक आरोपी की नाबालिग बहन के साथ प्रेम प्रसंग में था।
और दोनों को एक साथ देकर आरोपी आपा खो बैठा। गुस्से में तमतमाए युवक ने सड़क पर ही युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गतौरा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता रोज की तरह स्कूल से लौटने के बाद शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी गांव के ही युवक राजू मरकाम ने उसे अकेला पाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू मरकाम को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वहाँ के थाना क्षेत्र के ग्राम की बालिका के साथ में जब वो स्कूल से आकर के दिशा मैदान के लिए शाम को गई हुई थी, उस दौरान उसी गांव के एक आरोपी के द्वारा उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की पता तलाश चालू की गई और आरोपी राजू कुमार मरकाम 30 वर्षीय है, उसको पता तलाश रात भर की गई और उसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की गई है। आरोपी को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। तखतपुर क्षेत्र में शुक्रवार को आसमान से मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने एक परिवार को गहरा सदमा दे दिया। ग्राम पंचायत भथरी में खेत में काम कर रहे नागेश्वर कैवर्त, उसके पिता और पत्नी अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में नागेश्वर कैवर्त की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता और पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि दिलाने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश और आकाशीय बिजली से किसान और ग्रामीण दहशत में हैं। मौसम विभाग ने ऐसे हालात में लोगों को खेतों और खुले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। बिलासपुर जिले के बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटकुली में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के पहुंच मार्ग जो शासकीय जमीन है, उस पर ग्राम निवासी ऋषि श्याम पिता बद्रीलाल श्याम ने जेसीबी मशीन से खुदाई कर कब्जा जमा लिया है। इससे ग्रामीणों का निस्तारी रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। यही नहीं, गांव के पठान बंधिया और जखी बेधिया तालाब पर भी कब्जा कर खेती और मछली पालन किया जा रहा है। बताया जाता है कि अवैध कब्जाधारी ने शासकीय जमीन पर आलीशान पक्के मकान भी बना लिए हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकी देता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाने और दोषी के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है। मामला अब स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव का समस्या ये था कि तालाब बना था, उस तालाब का गंवटिया का था। उस तालाब को ना एक आदमी अपने बसीकरण कर लिया है, सबको कब्जा कर लिया है। और ऋषि कुमार नाम है उनका, वही मतलब उसके तालाब को कब्जा कर लिया, जिसमें बनाई का आपासी हो रहा था। वो आपासी बंद हो चुका है अभी के स्थिति में। अभी गरीब किसान और खेत बन गया है, उसमें तालाब के जगह में खेत बन गया है, धान बुरा है। दूसरी बात, एक किसान का और जमीन है, उसके पास में भूमि स्वामी मिला था एक गरीब को, उसको भी कब्जा करके अपने खेत बना लिया है। अभी शिकायत तो हम सब अभी आप ही के पास कर रहे हैं सर, इधर कलेक्टर में किए हैं और एसडीएम में, तहसीलदार में। तो आगे और बढ़ेंगे सर, आगे जब नहीं होगा तो धरना धरेंगे, नहीं चक्का जाम करवाएंगे। जगह जगह जहाँ 10,000 रुपया देहिस कोई एडवांस, तो वह खुद जेसीबी चलवा देते, ना सीमांकन ना रजिस्ट्री, बिना सीमांकन के खुदाई करवाते। ये जो अभी जमीन है वो ना सीमांकन हुआ है ना रजिस्ट्री हो है, दूसरे के नाम में है जमीन और ये खुदाई करवा है। अभी तो बहुत मुश्किल है ना कि हो गई से 8-10 टी गाड़ी तो वैसे भी गिर चुके रही। एकरे नाम से हम गए रहे कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर में दे अभी तालाब भी है, 2 ठो तालाब है, 1 ठो तालाब लग खेत बनवा चुके हैं, 1 ठो मछली पालन कर थे। जगह जगह अभी 2 ठो 3 ठो खासा तो मोरे ऊपर हो गए। ये बेजा कब्जा जहाँ आने के देखिस वहाँ आने के जेसीबी चला देना।
और बोले से क्या कहते कि मोर का कर लेंगे, जा बढ़ जा। थाना गए, थाना में बोली कि ये भाई यानी कि जमीन मामला यहाँ नहीं बनेगा, आप यानी कि तहसीलदार के पास चले जाओ। फिर तहसीलदार के पास गए तो तहसीलदार हो दे दिए यानी कि सील लगा के, ठीक है हो जाएगा भाई। उसके बाद यानी कि कुछ नहीं हो तो फिर कलेक्टर एसडीएम के पास गए, अभी तक कुछ नहीं। ये सवाल के जवाब हमरा कलेक्टर जी से चाहिए, तहसीलदार जी से चाहिए कि हमारे समस्या का समाधान काबा नहीं करी। ये जगह में बार बार सब आने जाने वाला मन गिरा थे तो अच्छा लगा थे का। आज हर चीज में वहाँ गुंडागर्दी करते, गाँव में कुछ भी समस्या गाँव मतलब समस्या करते तो हम ओखर लिए आवाज उठा तो जलन में करा था, मोर लिए जलन मरा था, देखा ले करा था कहते। तो आप मन सब देखा था जाना था कि यह जलन के खोरी से करा था हमन, चल हमन तो जलन के खोरी से ओखर लिए आवाज उठाए है ना। तो वहाँ कौन सा भाव से हमारे लिए ये सब करा थे। कोकरो घर ला तो घर के ला खोदवाई करवा देते, मेन रोड ला खोदवाई करवा देते, कोकरो जमीन ला हड़प लेते, काबिज कर लेते। तो वहाँ कौन सा भाव से करा थे ये सब ला। चल हम तो जलन के भाव से करा था है ना, तो कौन सा भाव से करना चाहते करा थे बोला हम ओखर से भी मुख से सुनना चाहते हैं। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, कहीं मत जाइएगा। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ द्वारा कंपनी प्रबंधन की वादा खिलाफी और हठधर्मिता के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन जारी है। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि विभागीय समर्थन जुटाने में भी लगे हैं। इसी कड़ी में आगामी 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित पावर कंपनी मुख्यालय डंगनिया में 1 दिवसीय विशाल रैली, आम सभा और प्रदर्शन की घोषणा की गई है। बिजली कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संघ के अनुसार कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण, ITI धारक कर्मचारियों को TA TD पद नाम देना और नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करना शामिल है। इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। जो पुरानी पेंशन की मांग है और भी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग है, तकनीकी भत्ता है, ऐसी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर अपना आंदोलन का आगाज किया है। अभी द्वितीय चरण का सत्र चल रहा है जिसमें सभी कार्यालयों में जनसंपर्क किया जा रहा है और सभी को जन जागृत किया जा रहा है। 9 तारीख को रायपुर डगनिया में हमारी विशाल सभा रैली आंदोलन होगा वहाँ पर, उसके लिए अभी तैयारी चल रही है, सबको जन जागृत में किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार में सभी कर्मचारियों को 98% कर्मचारियों को OPS का लाभ मिल रहा है, किंतु बिजली विभाग में 1/4/2004 के बाद आए जो भी कर्मी हैं वो आज भी पुरानी पेंशन से वंचित हैं और इसी के लिए हमारी प्रमुख रूप से लड़ाई है। हमने 29 जुलाई को गेट मीटिंग के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से चेयरमैन साहब को मुख्य अभियंता के माध्यम से ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने अपने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बताई थी कि आज हम 29 जुलाई के ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा जन जागरण के माध्यम से हम अपने लोगों को अपनी मांगों को बताएंगे और 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अंडर प्रोटेस्ट काली पट्टी लगाकर अपने कार्यालयों में काम करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 9 अक्टूबर को विशाल आम सभा और रैली डगनिया मुख्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर कंपनी के मुख्यालय रायपुर में सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर अपनी मांगों के समर्थन में। कर्मचारी संघ का कहना है कि ये मांगे सिर्फ कर्मचारी हित में नहीं बल्कि ऊर्जा विभाग की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। बार बार ज्ञापन और अनुरोध के बावजूद सरकार और प्रबंधन की उदासीनता ने
कर्मचारियों में भारी आक्रोश भर दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन पूरे राज्य में व्यापक रूप ले सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ठीक पास महज 50 मीटर की दूरी पर बनी 12 लाख रुपए की सड़क 8 महीना भी नहीं झेल पाई, अब पूरी तरह टूट चुकी है। यह मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुका है। सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने महीनों संघर्ष किया, शिकायतें की, यहाँ तक कि केस भी फाइल किया। अंत में सड़क बनी, लेकिन गुणवत्ता ऐसी कि पहली ही बरसात में सब कुछ ध्वस्त हो गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, डामर उखड़ चुका है और लोगों को जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ता है। कई बार वाहन चालक और राहगीर गड्ढों में गिरते गिरते बचे। लोगों का कहना है हाई कोर्ट के सामने अगर इतनी घटिया सड़क बन सकती है तो पूरे शहर में क्या होगा। सोचिए, राहगीरों का कहना है कि उन्हें रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरना पड़ता है। कभी भी गड्ढों में गिरने का डर बना रहता है। लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। लास्ट ईयर सर ये सड़क बनी थी, बहुत प्रयासों से बनी थी। एक केस फाइल किए थे जिसके कंप्लायंस में एक कच्ची सड़क बनवाने का ऑर्डर हुआ था, तो उसके कंप्लायंस पे सड़क बनी तो थी, लेकिन इसका क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं कि अभी चलने फिरने लायक भी नहीं है। एक बरसात जाने के बाद इतने गड्ढे हो गए हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही निवेदन है कि अगर यहाँ के गड्ढे भर के कम से कम उस पर रोलर ही चलवा दे तो हम 1 साल और इसे निकाल सकते हैं। और पक्की सड़क बनवाने के लिए अगर आप कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए सुविधाजनक होगा। बच्चों को दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है, 2 व्हीलर्स वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वही निवेदन है कि अगर कुछ हो सके तो जरूर करिए। हमारी आवाज जहाँ तक पहुँचानी चाहिए आप पहुँचा सकते हैं, इसीलिए आपको उचित माध्यम से आप कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा। लगभग 2014-15 से अपन यहाँ निवासरत है, आना जाना कर रहे हैं और विगत 14-15 साल से इसका स्थिति वही है। बीच में मुरुम डाला गया था, लेकिन सुधार नहीं आया। बारिश और गड्ढे गाड़ी चलने के कारण, बड़े बड़े हाईवे ट्रक वरक चलने के कारण ये जर्जर हो जा रहा है। इससे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है और मार्केट भी 1 किलोमीटर दूर है, तो लगातार दिन में 6 बार 7 बार आना जाना है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने नगर पालिका पर सीधा निशाना साधा। उनका आरोप है कि पालिका प्रशासन में बैठे इंजीनियर और अफसर ठेकेदारों को बिना जांच निरीक्षण के बिल पास कर देते हैं। खास तौर पर एक इंजीनियर KN उपाध्याय का नाम सामने आया है, जिन पर आरोप है कि वे पिछले 6 साल से बिना फील्ड विजिट किए ही ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस सड़क पर काम करने वाले ठेकेदार ने भी मानकों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन सवाल उठता है, क्या नगर पालिका और उनके अफसरों को हाईकोर्ट का भी डर नहीं है? क्या जनता की गाढ़ी कमाई से बनी सड़कें यूं ही बर्बाद होती रहेंगी? छतौना में रोड अच्छा जाता है, 3 दिन हुए आगे, 3 दिन हुए। अब रोड कितना है? यही खराब थे हैं, यही खराब थे। बनना चाहिए, बने तभी तो जनता का बढ़िया रही। समस्या आपके सबसे आ जाए, अब आ जाए में तो हर चीज खेगा। हाँ, वही समस्या भाई, पानी गिर जाते तो भर जाते, डबरा खचो दे है नहीं। होती बचा गो, कई दिन गिरे तक हो जाते। हाँ, गिर जाते, डबल वाला में गिर जाते। पूर्व इसमें बना था कार्यकाल में, 10 महीना पहले ये रोड बना हुआ है DM से मत से, और सड़क पूरा एकदम खराब हो गया है। वार्ड वाले मेरे परेशान किए हैं, आके मैं देखा हूँ, वाकई में रोड खराब हो गया है। क्या है, हमारे इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। इंजीनियर महोदय अपने वहीं बैठ के बिल पास करते हैं। लगभग 12 लाख का ये मत से बना हुआ है। क्या है, इस कॉलोनी में सब भ्रांत परिवार के लोग रहते हैं, हाई कोर्ट से सब संबंधित है, इसलिए उन्हीं की पहल से ये रोड बना था। और आज रोड पूरा खराब हो गया है, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रहा है, स्कूल जाने में सब अधिकारियों को। तो ये सब लापरवाही क्या नाम अपने उपाध्याय जी का है, इंजीनियर का। वो क्या है, वहीं से बिल बनाते हैं। लगभग 10 लाख का बिल पास हो गया है, 10 महीने में रोड खराब हो गया। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण उपाध्याय जी है। नगर पालिका बोदरी में लगभग पिछले 2, 4, 5 सालों में जितने भी रोड बने हैं, सभी रोडों की यही स्थिति पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 6 साल से पिछले उपाध्याय जी KN उपाध्याय जी इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं,
जो कभी भी फील्ड में जाके निरीक्षण करके उनके द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता। अपने ऑफिस में बैठ के कमरे में उनके नाप जोख बन के उनके द्वारा बिल बनाया जाता है, कमीशन लेके उसके बाद खत्म कर दे। उसके बाद कभी किसी रोड को झांकने अधिकारी इंजीनियर कभी झांकने नहीं जाते। आप ये देख सकते हैं हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने आज अगर इस तरह का भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है तो आप नगर में क्या उपेक्षा करेंगे, आप देख लीजिए। हमको जनता से चेहरा मिलाने में शर्म आती है कि आपको इतनी घटिया सड़क 12 लाख रुपए के सड़क का निर्माण इस घटिया सड़क के रूप में आपको मिल रहा है। इसकी हम शिकायत करेंगे और जल्द से जल्द मांग करेंगे कि इस रोड को ठीक कराए और अपने कमीशन खोरी के जो घाव है उनको भरे। फिलहाल इस पूरे मामले ने जिले के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जनता की नजर अब जिला कलेक्टर और राज्य सरकार पर है कि आखिर वे इस गड़बड़ी पर क्या कदम उठाते हैं। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या सड़क फिर से बनेगी या फिर एक और घोटाले की फाइलें दबा दी जाएंगी? एक बात तो साफ है कि हाई कोर्ट के साए में भी अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही यूं ही चलती रही तो जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि मामला सिर्फ चर्चा बनकर रह जाता है या फिर वाकई में कोई बड़ा एक्शन होता है। फिलहाल यह सड़क और यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय है। जनता का सवाल साफ है, सड़क टूटी है या सिस्टम? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 25 सितंबर को देश भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया गया। संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह आंदोलन बहुजन समाज, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय उत्पीड़न के विरोध में आयोजित किया गया है। आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने, जाति आधारित जनगणना, SC, ST, OBC कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू करने, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन मुद्दों को तत्काल समाधान नहीं किया गया तो 15 अक्टूबर को देश भर के जिलों में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। ज्ञापन में केंद्र और राज्य सरकारों की बहुजन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए आंदोलन को सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया गया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर लागू करना। हमारी दूसरी समस्या है कि जातिवादी जनगणना लागू करना है और सभी जातियों का करना है, और जो ईसाइयों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उनका ख़त्म करना है, और जो मुसलमानों के ऊपर ब्लीचिंग के मामले में अन्याय अत्याचार होता है उसको भी ख़त्म करना है। शासन के द्वारा कानून नियम बना कर और आदिवासियों के ऊपर जल जंगल ज़मीन को छीने जा रहे हैं सरकार के द्वारा, नए कानून लागू करके बना करके उसको भी ख़त्म किया जाए। बारे में हमारे लोकतंत्र का हर प्रकार से कहा जाए हत्या कर रहा है। हमारे जो संविधान में नए नए कानून बना करके हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में जो कानून बनाया है उसको ख़त्म कर रहा है। ये सब समाप्त होना चाहिए, ऐसा गलत कानून नहीं बनाना चाहिए। यही सब हमारी बड़ी मुद्दा है, और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम अपना जो आंदोलन का कार्यक्रम क्रमशः नियम पूर्वक हमारे जो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो दिया गया है उसके अनुसार हम समय पर करते रहेंगे। बिलासपुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के सैकड़ों लोग लगभग 27 करोड़ रुपए गंवाकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। देखिए क्या है पूरा माजरा। जून महीने में शहर में मनी पटेल, रवि साहू और अक्षय टेकाम नाम के तीनों लोगों ने निवेशकर्ताओं को एक निजी होटल में बुलाया। वहां यो एक्सचेंज नाम की क्रिप्टो करेंसी स्कीम के बारे में बताया गया और भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराने की बात कही गई। लोगों ने भरोसा किया, पैसे लगाए। शुरू के 1-2 महीने में थोड़े बहुत रिटर्न भी मिले, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। लेकिन तीसरे महीने से अचानक सब बंद हो गया। न पैसा वापस, न स्कीम, न कोई संपर्क। तीनों आरोपी लगभग 27 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस कप्तान के दफ्तर पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि इस क्रिप्टो घोटाले में सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी फंसे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली गई। वे अब न्याय चाहते हैं।
पीड़ितों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जनता के पैसे की भरपाई की जाए। किस समस्या को लेकर के आज आप लोग इसके पास आए हुए? सर, यूएक्स कंपनी के नाम से मनीराम पटेल, अक्षय टिकाम एवं रवि साहू बिलासपुर निवासी, उन्होंने हमके जीत कॉन्टिनेंटल में बुलाया और उन्होंने हमको कहा कि एक अच्छी कंपनी है, उसमें हम निवेश करने पर आपको दुगना से तिगुना मिलता है प्रति 3 महीने में। तो हमको निवेश कराया। निवेश कराने के बाद वो कंपनी 6 तारीख को कुछ बोले कि क्या चीज़ हो गया, हैकिंग हो गया। 6 सितंबर को कुछ हैकिंग हो गया बोले। उसके बाद वो टाइम 2-3 दिन का लिए। उन्होंने कहा कि हम ऊपर से पूछ के बताते हैं। फिर आज तक वो कंपनी का वेबसाइट नहीं खुल रहा है। अभी वो हिल हवाला करके इधर से उधर हो रहे हैं। आप कितना भी पैसा जमा किए हैं बताइए? मैंने 6,60,000 रुपया उनको। क्या बोल करके आपसे निवेश कराया गया है? कि एक ऐप है यूएस के नाम से, उसमें निवेश करोगे तो आपको 3 से 6 गुना मिलता है प्रति 6 माह में, और 3 महीने में 3 गुना मिलता है। तो कितने महीने पहले आपने पैसा निवेश किया? 22 जून को मैंने किया था। कितने पैसे अभी तक कमाए आप इसमें? मैंने उसमें सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख रुपया USDT के रूप में आया था मेरा। बस उसके बाद फिर वो पैसे के नुकसान में अभी तक? मैं अभी 5 लाख रुपए नुकसान में, 4.5 लाख। कितने अभी जिला में आपके नजर नॉलेज में कितने लोग हैं जिन्होंने निवेश किए थे पैसा? मेरे साथ में करीब 8-10 लोगों ने निवेश किया था। कितने पैसे का? वो उनका करीब 20 लाख होगा। आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? जो वो अभी यहीं पर हैं, बिलासपुर में ही हैं। उनसे भी बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले। वो बोले हम कंपनी वाले जहाँ पर रांची कहाँ के हैं, उनसे आपको वो कराएंगे, उनसे लेके आएंगे पैसा। जबकि हमको मालूम है कि वो उनसे लेके आएंगे या फिर हट जाएंगे या चले जाएंगे वो लोग। आप क्या चाह रहे हैं? बस हमको एसपी साहब से गुजारिश करना है कि हमारा निवेश किया हुआ पैसा वापस मिल जाए। जीत कॉन्टिनेंटल में बुलाया गया हम लोगों को। मुकेश अग्रवाल जी के माध्यम से मैं उनको जाना, और उन्होंने बस झांसा दिया कि भाई अब विदेश ये होगा, विदेश यात्रा भी कराएंगे, आपका धन दुगना से तिगुना करा करके 3 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा हो जाएगा। अब हम लोग लालच में आ गए। मुकेश दिया के माध्यम से हमको जान रहे थे। आपके द्वारा कितने? मेरा 50,000 का महीने से दिया। और कब बुलाया गया था आपको? वही जून के समय में। क्या बोल के बुलाया गया था? भाई कि निवेश करिए, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, आपकी जो भी समस्या वो हल हो जाएगा। पैसे के लिए अब मारामारी इधर दुनिया में हो ही रहा है, तो हम लोग भी लालच में आ गए। भाई चलो भाई, कहीं ना कहीं से तो रास्ता बना हुआ है। 2-3 गुना उनको बढ़ाकर देना ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, अरे उन्होंने जिद किया ना भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस टाइप के उनके मतलब सीनियरों ने। आपने पैसा जमा किया? पैसा उन्होंने नगद लिया। हम तो अकाउंट में देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नगद लेकर के ही निवेश करवाया हमसे। तो कुछ ऐप डाउनलोड कराया फिर आप? हाँ, कुछ ऐप डाउनलोड करवाए थे। रिटर्न में आप लिए थे स्टाम्प वगैरह में? कुछ नहीं ले पाए है ना। अच्छा। वो तो मतलब जून में हुआ है, इसी माह में उसी समय से प्रॉब्लम समस्या खड़ा। 27 करोड़ लगा जी, सारे को मिला करके 3-4 ग्रुप हैं। यह मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद और भरोसे को तोड़ने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में बिना सरकारी अनुमति और जांच के निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। अब देखना है कि जिला प्रशासन और पुलिस कितनी जल्दी इस 27 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले की सच्चाई सामने लाकर जनता को राहत देते हैं। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुए इस घोटाले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं, डिजिटल युग में सुरक्षा कहाँ है और जनता की गाढ़ी कमाई कब तक ठगों के हाथ लगती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी बिलासपुर गोड़पारा स्थित आदर्श दुर्गा समिति के पंडाल में पहुंची, जहां उन्होंने मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की और गरबा कर प्रदेश और देशवासियों की सुख शांति व समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और सनातन धर्म को सम्मान देने का संदेश भी दिया। न्यायधानी के आदर्श दुर्गा समिति के पूजा में शामिल होने पहुंची मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या देवी ने पंडाल और प्रतिमा की भव्यता की सराहना की। उन्होंने समिति को इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। यह आयोजन सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की आराधना से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह पर्व सनातन धर्म की शक्ति और विश्वास को दर्शाता है। कौशल्या देवी ने स्पष्ट कहा कि देश के बाहर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो सनातन परंपराओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि के सुंदर पावन दिवस पर समस्त सनातनियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छा है। हम अभी ये चौथा पंडाल है हमारा और सभी पंडाल का अपना अपना महत्व है। भक्त सभी एक हैं, आस्था से सब जुड़े हुए हैं और इस बार 9 दिवस का नहीं 10 दिवस का नवरात्र है, तो सभी भक्ति में डूबे हुए हैं और अनेक अनेक लीलाएँ देखने को मिल रहा है। माता का पंडाल आप जैसा भी सजाएं, भाव आपके सही होने चाहिए, उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी है और कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, वही परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में धर्म का पताका किस तरह से आगे बढ़े, क्या धर्म का पताका हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ हम ये नहीं करें कि आप सनातनी जो भी जिस भी धर्म में है, जिस भी संप्रदाय के हैं, आप अपने अपने धर्म का, अपने अपने संप्रदाय का आप दिल से उसका आभार करें, उसको धन्यवाद करें और उसको मनावें, इधर उधर ना करें। गरबा को लेकर एक संदेश आपने दिया, फुहड़ता न हो गरबा में, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हम हमारे देवी देवताओं को आपने देखा है, देव हमेशा धोती में दिखते हैं और माताएं हमेशा साड़ी चुन्नी में दिखते हैं, तो उनको रिझाने के लिए हम जो फुहड़ता की ओर जा रहे हैं वो गलत है, वो ऐसा नहीं हो। हम जितना ढके रहेंगे उतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं और महिलाओं का तो स्वरूप ही वैसा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल सामान्य से ही भक्ति करें, लेकिन दिल से करें और पहनावा सही रखें। ये मातृशक्ति का पर्व है, मातृशक्तियों के लिए क्या मैसेज है सरकार की तरफ से? अभी 21वीं सदी है, नारियों का युग है और घर से बाहर निकल के नारी शक्ति काम कर रही है, अपने परिवार को भी चला रही है और बाहर को भी चला रही है। तो हम नारी को बहुत बहुत उनको आभार, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारा शुभकामना कि आज वो अपने हाथों में घर का संचालन भी कर रही हैं, बाहर का भी कर रही हैं, धर्म को लेकर भी चल रही हैं, राजनीति भी कर रही हैं। बहुत खुशहाल है छत्तीसगढ़। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कौशल्या देवी ने कहा कि आज महिलाएं घर से लेकर बाहर और राजनीति तक हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने गरबा आयोजन में भाग लेने वाली महिलाओं और युवतियों से अपील की कि वे पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी या संपूर्ण कपड़े पहने, क्योंकि यही हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस पारंपरिक लुक में महिलाएं और लड़कियां और भी सुंदर लगती हैं और इससे हमारी संस्कृति को और मजबूती मिलती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर श्री हनुमान सेवा समिति एवं मित्रगण राम सेतु चौक सरकंडा द्वारा न्यायधानी बिलासपुर के विभिन्न दुर्गा पंडालों, मंदिर प्रांगणों और गरबा आयोजन स्थलों पर सामूहिक श्री हनुमान चालीसा महापाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में समिति के सदस्य अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर भक्तजनों के साथ मिलकर महापाठ संपन्न कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। अब तक 7 स्थलों पर यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। कार्यक्रम से पूर्व उपस्थित भक्तों को निःशुल्क हनुमान चालीसा की पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं और महापाठ के बाद दुर्गा समितियों के पदाधिकारियों को राम पट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाता है। समिति ने बताया कि वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि के दौरान कुल 33 स्थानों पर महापाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस वर्ष भी उसी संख्या को लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। समिति का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज को आध्यात्मिक रूप से एकजुट करना है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम।
नाम स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अम्बे अम्बा कालिके नमः स्तुतिर्चन सस्तिस्तकं काम्बिली वस्नि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि सर्वण्यसन्तु दक्षिणे पदे पदे तुजित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। बिलासपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सचिव संदीप करिहार का तखतपुर नगर में भव्य स्वागत किया गया। कुछ दिनों पूर्व हुए प्रेस क्लब चुनाव में सचिव पद पर विजय के बाद गृह नगर आगमन पर समर्थकों और नगरवासियों में भारी उत्साह देखा गया। नया बस स्टैंड और बड़े बाजार में ढोल ताशों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। घर पहुंचने पर परिवारजनों ने आरती उतारकर मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद दिया। तखतपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष रविंदर कौर मक्कड़, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव आत्मजीत सिंह मक्कड़, पार्षद दल और सीएमओ ने पुष्पहार, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष रविंदर कौर मक्कड़ ने कहा कि संदीप करिहार ने अपनी मेहनत और निष्पक्ष पत्रकारिता से तखतपुर नगर का मान बढ़ाया है। पार्षद मुन्ना श्रीवास ने इसे उनकी लगन का परिणाम बताया। अपने सम्मान पर संदीप करिहार ने कहा कि जन्मभूमि से शुरू हुआ उनका संघर्ष आज एक मुकाम पर पहुंचा है और यह सम्मान तखतपुर की धरती का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पत्रकार हित और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कार्य करना रहेगा। सबसे पहले तो बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने तखतपुर का गौरव बढ़ाया है और बिलासपुर जैसे इतने बड़े शहर में इतने कद्दावर जहां पत्रकार हैं, वहां पर अगर छोटी सी जगह तखतपुर से आप जाके आपने अपना नाम बनाया, सचिव पद जीता, ये तो बहुत बड़ी ही गौरव की बात है। और मैंने उन्हें बहुत बधाई देती हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने क्षेत्र का नाम ऊँचा करते रहें, रोशन करते रहें। बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई, बहुत आगे बढ़ें। शुक्रवार को बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा का पहला नगर आगमन हुआ। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ राहुल योगराज टिकरिहा का स्वागत किया। इसके बाद नेहरू चौक में भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर जोरदार अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने स्वागत कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अब तक कई जिलों में जाकर वे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगले 1 महीने में 20 जिलों का प्रवास उनके द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर भरोसा कर प्रदेश युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने आह्वान किया कि सभी युवा मिलकर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें और प्रदेश में पार्टी की जड़ें और गहरी करें। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी मिलने के बाद लगातार जिला प्रवास और संभाग प्रवास का दौर जारी है। आज ये 20वां हमारा जिला का प्रवास है और 5वां संभागीय बैठक है। महज 1 माह हुए हैं कार्यभार लिए और हमने 20 जिले का प्रवास और आज 5वीं संभागीय बैठक हम करने जा रहे हैं। तो निसंदेह लगातार युवाओं से युवा जोहार का दौर ये चल रहा है, युवा साथियों से मुलाकात करने का दौर चल रहा है। हम सभी मिलकर युवा मोर्चा के साथी मिलकर
भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे, केंद्र में चल रहे नरेंद्र मोदी जी के एक सशक्त नेतृत्व की सरकार को मजबूत करेंगे और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शासन की सरकार चल रही है, विष्णुदेव साय जी की उस सरकार को मजबूती देने का काम युवा मोर्चा के साथ ही अपने कंधों पे करेंगे। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।